रुड़की में ड्रोन इकाई का शुभारंभ हो चुका है। सीएम धामी ने ड्रोन कैमरा बनाने की इकाई का शुभारंभ करते हुए कहा कि तकनीकी क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में स्किल इंडिया और तकनीकी क्षेत्र में देश को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन सेवा बेहद कारगर साबित होगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है और इसीलिए ड्रोन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया विकास कर रहा है और इसीलिए देश और प्रदेश और अधिक मजबूत होंगे। उत्तराखंड के अंदर पहला ड्रोन का ये शुरू हुआ है, ये प्रयोग शुरू हुआ है। निश्चित रूप से एक नई क्रांति के रूप में इसका आगाज होगा और उन्होंने 40% जो है इनके प्राइस भी कम करने का भी निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इस जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है हमारे राज्य में जहाँ पर आपदाएं आती हैं, जहाँ पर भूस्खलन होता है, तमाम जगह पर जो है हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। ऐसे समय में हमारे लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सहायक साबित होती है। ऐसे समय में ड्रोन का यहाँ पर उपयोग लगना, उसका आज उद्घाटन होना, ये हमारे राज्य के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है, जो केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक मुफीद होगी। उसके क्षेत्र में एक क्रांति आएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर मंदिर समिति के अध्यक्ष रहते घोटाले के आरोप लगे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए गणेश गोदियाल ने न पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच की मांग कर डाली है। उनका कहना है कि वो खुद एक पत्र सीएम धामी को सौंपने वाले हैं और पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग करेंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि उन लोगों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो उन पर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी गणेश गोदियाल के साथ खड़ी है और उन पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का भी कहना है कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर, मंदिर का टोटल आगणन 4 करोड़ रुपए के आसपास है। मैंने आज ही पता किया, क्योंकि इतनी पुरानी बात मुझे भी याद नहीं रहती थी। मुझे 2 दिन मैं विलंब से मैंने प्रेस इसलिए की कि मैं कुछ जानकारियां जुटा सकूं। मुझे भी ये सब जानकारियां नहीं थी, याद नहीं है कि क्या हुआ था तब, लेकिन मैंने जानकारियां जुटा ली है। विंसर मंदिर का जो कुल बजट है, जो खर्च करने का उसमें आगणन है, एस्टिमेट है, वो 4 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। और वो 3 करोड़ 25 लाख जो खर्च हुए हैं, बड़े काम की बात यह है, इसका पहला पैसा जो खर्च हुआ वो भी बीजेपी की सरकार के समय खर्च हुआ और जो अंतिम पैसा खर्च हुआ होगा वो भी बीजेपी की सरकार के समय खर्च हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री थे, जब ये पैसा उनके शासनकाल में खर्च हो रहा था, उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी? उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। एक तो 10 करोड़ का आरोप है, खर्च 3 करोड़ 25 लाख हुआ, और जो 3 करोड़ 25 लाख खर्च हुआ वो भी शासन उन्हीं का है पहला। उसके बाद उनका आरोप यह है कि इसके टेंडर नहीं कराए गए। हाँ, क्योंकि नरसिंह मंदिर का जो अनुभव हमारा था कि इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड कामों को टेंडर से नहीं किया जा सकता, टेंडर से जिसको दिया था वो भाग गए, उन्होंने नहीं कर पाए, और मंदिर समिति ने फिर मस्टोल पे ये काम को किया। उसी आधार पर बोर्ड ने यह निर्णय किया कि विंसर मंदिर का निर्माण भी मस्टोल पे होगा। माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी ने चुनाव जीतने के बाद 2017 में पहले तो 2 साल तक विभिन्न बहाने बनाकर, वन अधिनियम है, ये है, वो है, अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर, अनैतिक रूप में दबाव बनाकर पहले तो इस काम को बंद कराने की कोशिश की और ये क्षेत्र में जतलाया कि गणेश गोदियाल ने ये मंदिर ऐसे ही हाथ डाल दिया तोड़ने के लिए, नया बनाने के लिए, जबकि ये हो नहीं सकता है। लेकिन जब ऐसी कोई अड़चन सामने नहीं थी, क्षेत्र के लोगों ने यहां आकर फॉरेस्ट विभाग से संपर्क किया और उस पर वन अधिनियम लागू नहीं होता था, तो मजबूरी में इनको पता भी नहीं था कि काम चालू हो गया। और जब लोगों ने बताया काम चालू हो गया तो तब पूछने कैसे हो गया, वन अधिनियम कहां, कैसे वन अधिनियम वाले मान गए? तो इनको ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण उस पर निगाह रख रहे थे।
तो इनका ये आरोप कि 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं निराधार है। उस योजना में भारतीय जनता पार्टी के शासन में सत्ता इनके होते हुए 3 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च हुआ है, ये मुझे आज की जानकारी है। और मंदिर 80-90% मंदिर का काम पूरा हो चुका है। मैं ये पत्र जो मैंने लिखा है, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, मैं ये पत्र मिलके दूंगा उनको और हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस पे जांच बिठाइए, आप मेरी भी बिठाइए। मतलब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, समाज को संदेश जाना चाहिए, जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, लेकिन मेरे जांच के साथ साथ दूसरे की भी जांच करिए भाई। प्रोजेक्टर के आगे से हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए प्रोजेक्टर के आगे। राजनीतिक विद्वेष की भावना से गणेश गोदियाल जी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो भाजपा से संबंधित नेताओं की तुच्छ मानसिकता दर्शाते हैं। और मैं भाजपा पर आरोप लगाना चाहूंगा कि वो राज्य के अंदर जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के बजाय इस तरीके की छिद्रान्वेषी राजनीति और तुच्छ मनोवृत्ति के कारण सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं पर जो लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस उसका डट करके मुकाबला करे। अभी आपने उठाया कि सारी पार्टी, सब नेता कार्यकर्ता सब गणेश गोदियाल जी के साथ इस संघर्ष में हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने 5 साल 6 साल के कार्यकाल में 60 लाख रुपए का मानदेय ठुकराया हो, उसके ऊपर 10 लाख रुपए के आसपास के आरोप मढ़े जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और उन मंत्री जी का हाथ इस सारे घटनाक्रम में है जो खुद कोऑपरेटिव की अनेकों शिकायतों के बाद पद पे बने हुए हैं। शिक्षा विभाग के घोटाले, चाहे वो चंपावत में किताबें नाली में मिली हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों के मामले में वो घेरे में आए हों, चाहे वो कोऑपरेटिव में नियुक्तियों से लेकर अन्य मामलों में उनके ऊपर आरोप लगे हों, वो व्यक्ति सारे षड्यंत्र के पीछे है। और जो अध्यक्ष हैं केदारनाथ समिति के अजय जी, उनका बार बार पत्र लिखना मुख्य सचिव को कि ये कमी, अमुक कमी है। मैं कई पत्र उनके देख रहा हूं, अखबारों के माध्यम से भी समय समय पर बाहर आती हैं चीजें। उनके पास असीमित अधिकार हैं, जैसा कि अभी पूर्व अध्यक्ष जी ने यहाँ गणेश गोदियाल जी ने कहा। और उसके बाद भी मुख्य सचिव के आगे गुहार लगाना, गिड़गिड़ाना, ये साबित करता है कि वो अयोग्य हैं और उनको अपनी क्षमताओं का भान नहीं है। गणेश गोदियाल पर लगे आरोप के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है, लेकिन अब गोदियाल के पलटवार पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता विनय गोयल का कहना है कि वो पूरे प्रकरण में सही जवाब तो नहीं दे सके हैं, लेकिन दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। उनके खिलाफ करोड़ की अनियमितता की शिकायत की गई है। मुझे लगता है कि जो आरोप उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में लगाए गए हैं, उस पर उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए। क्यों उन्होंने अपने को मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया और बद्री केदार के खजाने को उन्होंने लुटाने का काम किया। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के धन का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है, सीमा से बाहर जाकर कार्य कराने का अधिकार नहीं है। और ये जांच इसी बात के लिए की जा रही है कि उन्होंने इस प्रकार के जो कार्य किए हैं उसमें कितना पैसे का दुरुपयोग हुआ है और कहां तक वो दोषी हैं। तो मुझे लगता है कि उसका उन्हें जवाब देना चाहिए। अपने ऊपर लगे आरोपों का अगर वो आरोपों से जवाब देंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिए। एसआईटी जांच की भी मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने
महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले 2 महीने के अंदर गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है, सरकार लोगों को परेशान कर रही है और इसीलिए कांग्रेस को आम आदमी की आवाज बनकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो उनका खान पान है उसके तो जनता पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन जनता के खान पान जो आवश्यक वस्तुएं उसके दाम में लगातार चोट ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चोट कर रही है। सीधे सीधे घात करने की जो साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसके विरुद्ध कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है धार्मिक उन्माद फैलाकर, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीतने का इनका एजेंडा है, उसमें सफल हो रहे हैं, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रिम। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुमकिन नामुमकिन के डर से ना धूल चखे अरमान कोई, जिद ठान 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 कोई। Graphic Era, transforming dreams into reality. सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा, भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहना है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड सरकार आगामी कांवड़ मेले में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेगी और मेले के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों से बारिश की जाएगी। सीएम धामी ने हरिद्वार में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को कांवड़ मेले से पहले सभी जरूरी सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। कांवड़ यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आएँ, सभी सुरक्षित आएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। 4 धाम की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है
कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और नशे से दूर रहें और निश्चित रूप में एक सद्भाव को फैलाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सद्भाव का प्रतीक है। बद्री केदार मंदिर समिति के प्रवेश द्वार में कुछ दरारें नजर आई हैं। प्रवेश द्वार के पत्थरों के बीच फासला नजर आ रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि मंदिर के संरक्षण को एएसआई को बोल दिया गया है। एएसआई के मुताबिक 5,000 करोड़ का खर्च इसकी रिपेयरिंग में आएगा। सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने अजेंद्र अजय से पूरे मुद्दे पर बातचीत की। इस समय हमारे साथ श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी हैं और जिस तरीके की सूचनाएं अभी तक मिल रही हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में एक छोटी दरार नजर आई है और राज्य सरकार ने और कमेटी ने एएसआई को कहा है कि उसका संरक्षण करें। इस बारे में ज्यादा डिटेल में जो जानकारी है वो अध्यक्ष जी से ही लेते हैं। अजेंद्र जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मंदिर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। ये जो मंदिर का सिंह द्वार है उसके एक तरफ की जो हिस्से में ये कुछ दरारें हैं और ये दरारें काफ़ी समय से है, करीब 2-3 वर्षों से ये दरारें हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी टीम लगातार वहाँ पर आती रही हैं और उनके द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। उनके साइंटिस्ट आए, एक्सपर्ट आए, उन्होंने उसको देखा और उसमें लगातार कई विजिट उन्होंने करी हैं और उसके बाद उन्होंने एक उसमें प्रस्ताव तैयार किया, विस्तृत रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अनुरूप प्रदेश शासन ने उसको एएसआई को उसका संरक्षण करने और उसकी मरम्मत के लिए कहा है। जो मंदिर है, मंदिर का गर्भगृह है, वो अलग है और ये बिल्कुल मंदिर से अलग पार्ट है और सिंह द्वार है, प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं। प्रवेश द्वार के एक हिस्से में ये दरार रही है। बद्रीनाथ में कह सकते हैं कि जो न्यू केदार बद्रीनाथ का एक प्रोजेक्ट है उस पर भी काम चल रहा है इस समय, तो क्या मंदिर का जो बाहरी एरिया है उसके दायरे में आएगा? देखिए, जहाँ तक बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का सवाल है तो पूरे जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके अनुरूप एक दिव्य और भव्य केदारपुरी बद्रीपुरी का निर्माण करने की उनकी योजना है। उसके लिए मास्टर प्लान में कई फेज में काम उसको डिवाइड किया गया है और फेज 1 और फेज 2 के कुछ निर्माण कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। और जहाँ तक मंदिर का है, जो मास्टर प्लान है मंदिर परिसर और मंदिर को बिल्कुल भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो मंदिर से को छोड़ करके जो बाकी एरिया है जिसका कोई पौराणिक या धार्मिक महत्व नहीं है उस क्षेत्र में वो पुनर्निर्माण के कार्य होंगे। जो मुख्य मंदिर है यानी गर्भगृह और सभा मंडप वो पूरे ढंग से सुरक्षित है और जो दरार आई है उसका एएसआई ट्रीटमेंट करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सिफारिश कर दी है और एएसआई ने अपना अनुमोदन भी दे दिया है और जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए ज्योत्सना। गुरुवार को सीएम धामी ने हल्द्वानी के गोलापार स्थित काली चौड़ मंदिर पहुंचकर राज्य की सुख समृद्धि की देवी से कामना की है। इस दौरान सीएम धामी के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि काली चौड़ मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और ऐसे में मंदिर पहुंचकर देवी के दर्शन कर उन्हें काफी शांति महसूस हुई। यहां पहुंचकर उन्होंने माता से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें, समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालयों में पहुँचें, ठीक प्रकार से जनता की समस्याओं का निदान करें।
देहरादून में नई विधानसभा भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रायपुर में विधानसभा भवन की जमीन को वन विभाग की क्लियरेंस मिलने के बाद बीजेपी का कहना है कि इस समय देहरादून में विधानसभा जिला विकास कार्यालय में चल रही है। वहां जगह कम पड़ रही है, लेकिन विधानसभा भवन को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। गैरसैंण के सवाल पर उन्होंने कहा कि गैरसैंण पर हम फैसला ले चुके हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि देहरादून में जिस समय राजधानी अस्थायी राजधानी बनी थी, तो उस समय बहुत ही एक प्रकार से काम चलाऊ व्यवस्थाएं की गई थी। जहां आज हमारा विधान भवन है वो यहाँ का जिला विकास कार्यालय हुआ करता था। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक जिला विकास कार्यालय में हमारे प्रदेश की विधानसभा चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चिंतन के मंथन के विषय हैं, किस प्रकार से हम प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और उसके लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, उसके बारे में हम सबका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या मान्यता होनी चाहिए, उसके बारे में व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगाना। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। महाराष्ट्र का नौजवान प्रभात अमेरिका की लेक ताहाऊ को पार कर कैलिफोर्निया ट्रिपल क्राउन को सफलतापूर्वक पार करने वाले विश्व का सबसे छोटी उम्र का तैराक बनने जा रहा है। प्रभात इसके लिए इन दिनों उसके लिए उत्तराखंड के नैनीताल की नैनी झील में प्रशिक्षण ले रहा है। 32 किलोमीटर लंबी ताहाऊ लेक को यदि प्रभात तैरकर पार कर लेता है तो प्रभात विश्व का सबसे छोटी उम्र का तैराक बन जाएगा। प्रभात जल्द ही ताहाऊ लेक को तैरकर पार करने के लिए निकलेगा और इससे पहले 2016 में प्रभात ने कैथलीना चैनल और 2018 में 20 किलोमीटर के सेंटा बारबरा चैनल को भी पार किया था। अपने पुत्र की इस मेहनत में उसके माता पिता भी उसके साथ हैं और बचपन से तैराकी के शौक रखने वाले प्रभात ने 2015 में इंग्लिश चैनल 10 घंटे 30 मिनट में पार किया था। तो हम कहेंगे कि बच्चे का पैशन ज़रूरी है, मतलब मन जो है उसका कहाँ पे है वो देखा हम लोग। अगर वो स्विमिंग में जाना चाहता है तो हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए। और ट्रिपल में जो है उसके 3 इवेंट होते हैं, जैसे मैंने 2 पहले कर चुका हूँ 2016 और 2018 में। तो ये लेक टाउ है, एक है बाकी आखिरी वाला जो लेक है वो अपने नैनीताल का जो लेक है नैनी झील है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, टेम्परेचर वाइज भी बोलो या फिर हाइट वाइज भी बोलो। वो भी कुछ 1800 या फिर और अपना नैनीताल तो है ही 2000 है।
तो थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होने की वजह से मैं मुंबई से यहाँ पे उत्तराखंड में पहाड़ लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों से जहां लगातार बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में जल भराव से लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। देहरादून में भी कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। सड़कें जलमग्न हैं और इससे नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। देहरादून में लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की सड़कों में गड्ढे भरे नहीं गए हैं। मानसून की इस बारिश ने देहरादून शहर की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। देश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन ये मानसून की महज एक सिर्फ झलक है, क्योंकि मौसम विभाग का सीधे तौर पर कहना है कि जो आने वाले 24 घंटे हैं उसके लिए पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के तमाम जिलों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। और इस वक्त राजधानी देहरादून से मैं आपको ये सीधी तस्वीरें बता रहा हूँ कि जहाँ पर जो बारिश है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जो 5 जिले हैं जिनमें कि देहरादून है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इसके लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी है और ये येलो अलर्ट पूरा 24 घंटे तक रहेगा। और उसके बाद भी सीधे तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि लगातार आने वाले समय में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये फिलहाल जो मानसून की अभी शुरुआती दिनों की बारिश है, लेकिन जिस तरह से मानसून उत्तराखंड में आता है उसके लिए लगातार हर साल हम देखते हैं कि कई जगहों पर भूस्खलन से लेकर तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं कि जिससे आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार की ओर से मानसून और आपदा से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। SDRF हो या NDRF हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी को सक्रिय कर लिया गया है ताकि मानसून की बारिश से होने वाली तमाम जो आफतें हैं उससे कहीं ना कहीं समय रहते हुए निपटा जाए। सारे समय के लिए देहरादून से संदीप नेगी। उधर रामनगर में कार दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि हादसे में एक युवती घायल हो गई है। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब एक कार रामनगर से कुछ ही दूरी पर ढेला नदी की धार में बह गई थी, जिसमें कार सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 9 शवों को बाहर निकाला है, जबकि पुलिस और ग्रामीणों की मदद से एक युवती को बचा लिया गया है। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी सैलानी पंजाब के रहने वाले थे, जो कि रामनगर में ढेला जोन घूमने के बाद वापस लौट रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com पर। सहारा प्रणाम।